नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर आधुनिक भारत का इतिहास घटनाचक्र पूर्वालोकन की सीरीज यहाँ पर पूरी सॉल्व करवा रहा हूँ और उसमें मैं व्याख्या से जो इसके हल हैं उसका मैं यहाँ पर पूरा का पूरा रिव्यू आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों, ये सीरीज़ के ऑलरेडी 3 वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो उनको जाकर देख सकते हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा किसी भी आपका जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं किसी में भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री से। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। इवन अगर आप यूपीपीएससी लोअर यूपीपीएससी आरओ या यूपीपीसीएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सफिशिएंट मैटर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सो गाइज, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा तो वो है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था। तो अगर भारत के प्रथम वायसराय की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। भारत के जो प्रथम वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। और अगर हम बात करें भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो वो भी हमारे लॉर्ड कैनिंग ही थे। ठीक है, तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग थे और भारत के प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग थे। क्योंकि यहाँ पर 1858 में यहाँ पर कंपनी का जो पूरा अधिकार है वो यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ले लिया गया था। और उसी समय यहाँ पर जो उस समय का गवर्नर जनरल था भारत का उसे वायसराय कहा जाने लगा था। वायसराय का मतलब होता है एक तरह से राजा का जो प्रतिनिधि होता है, तो इसी तरह से उसे क्या कहा जाने लगा था, वायसराय कहा जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। तो ये कहाँ पर सुनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया और इसी के तहत यहाँ पर जो भी कंपनी का अधिकार था वो सारे के सारे ब्रिटिश काउंट के अधीन कर दिए गए थे। और जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, वो यहाँ पर वायसराय कहे जाने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। तो ये जो स्थापित किया था ये था 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा ने। ठीक है, तो अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः जो स्थापित किया गया था, तो ये कब स्थापित किया गया था, तो ये 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा में किया गया था। तो इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। महारानी का जो उद्घोषणा थी जो कि 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारतीय देशी राज्यों के प्रति नीति को व्यापक रूप से परिवर्तित किया गया और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी संकटापन्न स्थिति से बचाव के लिए उनका प्रयोग करने हेतु उन्हें तैयार किया गया। विजय और विलय की नीति का पूर्णतः परित्याग कर दिया गया और देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, कब किया गया था, तो आंसर आपका हो जाएगा 1858 में। महारानी विक्टोरिया को साम्राज्ञी जो भारत का नियुक्त किया गया था वो नियुक्त किया गया था 1858 ईस्वी में। जबकि जनवरी 1877 में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इन्हें केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। तो इन्हें केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की थी 1877 की दिल्ली दरबार में, यहाँ पर जो आयोजित हुआ था वहाँ पर इन्हें केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। लेकिन 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से सही सुमेलित नहीं है, तो इनमें कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, तो लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। बाकी सारे के सारे यहाँ पर सही सुमेलित हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 ईस्वी के बीच लॉर्ड वेलेजली के काल में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था ये, तो ये लॉर्ड वेलेजली के काल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से लेकर 1818 ईस्वी तक चला, ये हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठी राज्य के पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा की गद्दी 1818 में समाप्त कर दी तथा पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी से सम्मिलित कर लिया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा तथा शेष भारत जिस पर पेशवाओं का प्रभुत्व था राजनीतिक अधिकार कर लिया। अन्य तीनों युग में यहाँ पर क्या है, सारे के सारे सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेशवाई को कब समाप्त किया गया, तो अभी मैंने बताया पेशवाई को 1818 ईस्वी में समाप्त कर लिया गया। किसके शासनकाल में, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें अगर सुमेलित नहीं है तो सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध, ये आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। बाकी सारे के सारे यहाँ पर सही सुमेलित हैं। ठीक है, आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के काल में 1814 में हुआ। पहला युद्ध लड़ा गया।
लेकिन कोई विशेष सफलता इसमें नहीं मिली। 1815 ईस्वी में क्या हुआ, दूसरा युद्ध लड़ा गया, कुमायूं में अल्मोड़ा को जीत लिया गया तथा मेजर जनरल ऑक्टर लोनी ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मलाव का किला समर्पित करने के लिए विवश किया। ब्रिटिश सेना राजधानी काठमांडू से 30 मील की दूरी तक पहुंच गई। नेपाल शासक ने 1816 में सुगौली की संधि की। कुमायूं, गढ़वाल और शिमला जिले अंग्रेजों को सौंपे गए। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसके रिजल्ट हुए थे और बाकी सारे के सारे यहाँ पर देखिए सही से मिले थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी, लॉर्ड हेस्टिंग्स से तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध के समय ये इनके कार्यकाल में युद्ध लड़ा गया और सर जॉन शोर यहाँ पर ये सही आंसर आपका हो जाता है। ये सही सुमेलित यहाँ पर नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। तो देखिए, लॉर्ड एलन अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, सर जॉन शोर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो यहाँ पर तृतीय जो है, तीसरा ये आपका सुमेलित नहीं है। इसमें क्या पूछा है, एक मिनट, इसमें सही सुमेलित नहीं है, कौन सा बताना है। तो आंसर आपका यही हो जाएगा सही सुमेलित यहाँ पर है, कौन सा पूछा है तो ये आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, बाकी सारे जो यहाँ पर सही सुमेलन है तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सही सुमेलन की अगर बात करें तो ये हो जाएगा। अगर हम लॉर्ड एलन बरो की बात करते हैं तो इसमें सही सुमेलन जो किया गया है वो किया गया है सिंध का राज्य अंग्रेजी राज्य में अगस्त 1843 में विलय किया गया। लॉर्ड डलहौजी किसमें कुशासन के आरोप में 1856 में अवध का विलीनीकरण कर लिया गया। ये हमने आपको पहले बता चुका हूँ। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लड़ा गया जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका सही सुमेलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का आरंभ होना। तो आंसर यहाँ पर है सही सुमेलित जो नहीं है वो है आपका डी। बाकी सारे के सारे सही सुमेलित थे। लॉर्ड डलहौजी के समय अवध का विलीनीकरण हुआ कुप्रशासन का आरोप लगाकर। लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय चार्टर एक्ट 1833 पारित किया गया था। ठीक है, डी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था ये 1839 से लेकर 1842 ईस्वी के मध्य हुआ था और इस दौरान भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो ऑकलैंड थे। ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था ये 1878 से 1880 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है। तो आंसर इसमें हो जाएगा जॉन लॉरेंस। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की नीति आंग्ल अफगान संबंध के संदर्भ में लॉर्ड एलन बरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी। तो प्रथम जनगणना की अगर बात करी जाए तो ये यहाँ पर लॉर्ड मियो के कार्यकाल के दौरान हुई थी। ठीक है, प्रथम जनगणना। ठीक है, लेकिन इनका शासनकाल था 1869 से लेकर 1872 ईस्वी में। लॉर्ड मियो के शासनकाल में प्रथम जनगणना हुई 1872 में ये प्रारंभ हुई थी, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू हुई। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मियो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना हुई थी। ठीक है, लेकिन अगर नियमित जनगणना की बात की जाए तो ये 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से शुरू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई। तो पहली बार किसने करवाई, अभी मैंने बताया लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वो भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। लॉर्ड मेयो जिसका कार्यकाल 1869 से लेकर 1872 तक रहा, इसकी जो हत्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में ही की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई। तो ये आपका लॉर्ड मेयो हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी
अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर कौन था? तो ये था आपका लिटन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। 1876 ईस्वी में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणीयता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, जिसके समय ही बंगाल विभाजन भी हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन जो है भारत का वायसराय दीर्घ काल तक यहाँ पर रहा था। ठीक है, 1880 ईस्वी में इंग्लैंड में ग्लैडस्टन के नेतृत्व में उदारवादी दल सत्ता में आया। ग्लैडस्टन यूरोप में स्वतंत्रता का समर्थक था। उसने अपनी भारत के प्रति नीति का इन शब्दों में वर्णन किया है। ठीक है, सॉरी, ये दूसरी का यहाँ पर व्याख्या है, इसका देख लेते हैं पहले। तो ब्रिटिश कार्यकाल में भारत के विषय में सर्वाधिक जानकारी रखने वाले वायसराय लॉर्ड कर्जन का प्रश्नगत वायसराय में सर्वाधिक दीर्घ कार्यकाल रहा। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था ये 1899 से लेकर 1905 तक रहा, ये 7 वर्ष तक रहा। बाकी सारे यहाँ पर लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 5 वर्ष, लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 6 वर्ष और लॉर्ड मेयो 1969 से 1972 4 वर्ष के लिए रहा। नेक्स्ट है, भारत में स्थायी स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। तो ये किसके समय की गई थी? तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा सशक्त की गई थी। ठीक है, तो अब इसका आंसर यहाँ पर यह होता है 1880 ईस्वी में इंग्लैंड के ग्लैडस्टन में नेतृत्व में उदारवादी दल सत्ता में आया। ग्लैडस्टन यूरोप में स्वतंत्रता का समर्थक था। उसने अपनी भारत के प्रति नीति का इन शब्दों में वर्णन किया। हमारा भारत में रहने का अधिकार इस तर्क पर है कि हमारा वहाँ रहना भारतीयों के लिए हितकर है और साथ ही कि भारतीय यह अनुभव करें कि यह हितकर है। इस दौरान रिपन को वायसराय पद के लिए चुना गया। संभवतः रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव यानी कि 1882 में था। रिपन देश की नागरिक नगर पालिकाओं को विकसित करना चाहता था। उसके अनुसार इन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है। इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला उप विभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित की गई। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? तो ये किया था लॉर्ड रिपन ने, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं। भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना, ये भी नहीं सही यहाँ पर है। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाया जाना, ये भी नहीं सही है। ये सही है ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता है। सर पीसी इल्बर्ट जो वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे, इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाएं। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि जो विधि सदस्य की यहाँ पर बात की गई है, तो जो वायसराय बनकर आते थे उनकी कार्यकारिणी समिति में सबसे पहले ये संवैधानिक विकास में हम लोग देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ, तो उसमें इस चीज़ की चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आपके 4 सदस्य रहा करते थे उसकी कार्यकारिणी समिति में, कार्यकारिणी परिषद में, और एक वो स्वयं हुआ करता था। उसके बाद धीरे क्या किया गया, उसमें एक सदस्य को कम कर दिया गया था। फिर क्या हुआ, उसमें एक विधि सदस्य को जोड़ दिया गया और जो पहले विधि सदस्य उसमें जोड़े गए थे उनकी कार्यकारिणी समिति में वो थे लॉर्ड मैकाले। उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे एक और विधि सदस्य को जोड़ा गया, तो ये दूसरे विधि सदस्य जिनका यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, इल्बर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया? तो ये अधिनियम किया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। मतलब इसके ये थोड़ा उदारवादी व्यक्ति थे और इनके शासनकाल में बहुत ज़्यादा सुधार किए गए। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसरायों में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक एवं 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यवधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है।
कि फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। दूसरा है एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो आंसर इसका केवल 2 आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। प्रथम कारखाना जो अधिनियम था 1881, ठीक है, इसमें जैसा कि मैंने बताया ये 1881 में पारित किया गया, परंतु यह अधिनियम अपर्याप्त मापदंड जैसा साबित हुआ। इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे जो उन्हीं की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाया गया था। इस अधिनियम में महिला मजदूर से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था। अतः इस अधिनियम से मजदूर सामान्यतः निराश थे। एन.एम. लोखंडे भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। 19वीं शताब्दी में वे न केवल हथकरघा एवं कपड़े की मिल की दयनीय स्थिति को सुधार करने के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि जाति एवं संप्रदाय जैसे मुद्दे पर भी उन्होंने साहसिक पहल किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो ये आपका अभी मैंने बताया लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन के ही कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वायत्त स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी में भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किन किन मदों का आम व्यय स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, जबकि मैंने बताया लॉर्ड रिपन के समय में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूची 1 को यहाँ पर सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी, डी, ए, बी। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लागू की। बेंटिक के कार्यकाल में ही मैकाले द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई। अपने प्रस्ताव में मैकाले की योजना यह थी कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग तथा रक्त से तो भारतीय हो, परंतु प्रवृत्ति, नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हो। मैकाले का विचार 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कर दिया गया, जिसमें यह निश्चित किया गया कि उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी होगी। चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसीलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कर्जन के काल में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आंसर आपका यहाँ पर सही लिखना है। लॉर्ड डलहौजी सती प्रथा का निषेध, लॉर्ड विलियम बेंटिक स्वायत्त शासन, लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन के समय में स्वायत्त शासन हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत से संबंधित है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ये आपके जो है ये आपका सती प्रथा से संबंधित यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन मैंने बताया कि यहाँ पर स्वायत्त शासन से संबंधित है, लॉर्ड कर्जन ये आपका बंगाल विभाजन से संबंधित है, लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ये सती प्रथा के निषेध से संबंधित है। ठीक है, अगला तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना से सुमेलित है? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय। मैंने बताया था लॉर्ड एलनबरो ने 1842 से 1844 के समय में 1843 ईस्वी में सिंध का विलय किया था। इनका कार्यकाल 1842 से 44 तक रहा और इन्होंने से 1843 में सिंध का विलय किया था। अगला, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया था तथा 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार में अलग विभाग बनाकर कनिंघम को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 के दौरान 1901 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो किसके काल में हुई थी? तो इसकी स्थापना अभी मैंने बताया लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ? तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में। ठीक है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारत की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 5000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो ये की थी जी.के. गोखले ने।
लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय काल 1899 से लेकर 1905 ईस्वी में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णता अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड इरविन। तो इसमें देखिए लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। ठीक है, तो ये सही यहाँ पर क्रम हो जाता है। नेक्स्ट है फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी किसके द्वारा? तो ये अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति लॉर्ड कर्जन एवं लॉर्ड मिंटो दोनों के द्वारा अपनाई गई थी। इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई। इस नीति के ही प्रतीक के रूप में 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। बंग भंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था जैसा दावा किया गया था, बल्कि इसके दो स्पष्ट उद्देश्य थे, एक हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और दूसरे नवजागृत बंगाल को चोट पहुंचाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यही बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? तो ये लिखा था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा था, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है भारत में रहते हो कि इसके शांतप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व कांग्रेस के विरुद्ध करने के इस्तेमाल की थी? तो ये की थी लॉर्ड मिंटो ने। ठीक है, नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। इसके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार 1909 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो वो थे लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग 1921 से लेकर 1926 थे। इसके समय चौरी चौरा की घटना, स्वराज पार्टी का गठन तथा रॉलेट एक्ट निश्चित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन। बाकी पीस इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स सही है, ड्राफ्टिंग ऑफ फ्लैप्स डलहौजी और इल्बर्ट रिबन ये सारे के सारे सही हैं, लेकिन ये यहाँ पर सही नहीं है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। सरकार अवांछनीय विषयों को प्रकाशित करने के अपराध में संबद्ध पत्र को चेतावनी दे सकती थी अथवा उससे जमानत ले सकती थी। ठीक है, जमानत को जब्त कर सकती थी और यदि यह अपराध पुनः किया जाता था तो सरकार छापा खाने को भी जब्त कर सकती थी। अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रकृति के लिए घातक पग बताया। श्री S.N. बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा है। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अन्य अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। प्रश्नगत अन्य तीनों यहाँ पर युग्म सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के काल में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जानते हैं। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तथा राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सही जोड़े यहाँ पर मिलाने हैं आपको। ठीक है, तो पहला चूक का सिद्धांत, हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो ये डलहौजी ने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन कर्जन के समय में हुआ था। बंगाल में दोहरा शासन, ये क्लाइव ने स्टार्ट किया था। और सामाजिक सुधार, ये बेंटिक से संबंधित है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सही सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है, बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर
सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर सही सुमेलित करना है। तो आंसर आपका मैं बता देता हूँ, यहाँ पर व्याख्या मैं इसकी दे देता हूँ। इसमें जो आएगा ये आपका हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा बंगाल के अधिग्रहण के उपरांत कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इसी एक्ट के तहत कंपनी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति की गई। यद्यपि विकल्प में वॉरेन हेस्टिंग नहीं है तो उसका उत्तरवर्ती कॉर्नवालिस कालक्रमानुसार यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है। 1833 का एक्ट डलहौजी की नियुक्ति, 1858 का एक्ट मिंटो की नियुक्ति और 1835 का एक्ट वेवेल की नियुक्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारत में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना आरंभ हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया था। तो ये थे दोस्तों यहाँ पर आज का सीरीज के क्वेश्चंस, और इसके बाद हमारा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये हमारा टॉपिक रहेगा। और इससे संबंधित जो भी प्रश्न रहेंगे, जो आपके घटनाचक्र पूर्वावलोकन के रहेंगे, वो सारे के सारे प्रश्न हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद 1857 से संबंधित क्रांति के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हम लोग चलते हुए पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पर फिनिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ आपको कंटिन्यू प्रोवाइड कर सकूँ। तो मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।